आज जानेंगे गेहूं की बुवाई से लेकर कटाई तक पूरी जानकारी। इसमें हमारे किसान भाई क्या क्या कमियां छोड़ते हैं जिससे हार्वेस्टिंग के समय उसमें जो पैदावार है वो कम मिलती है, और कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं कि इसमें हमारा एक खाद कम रह गया, थोड़ा पिछैती हो गया, थोड़ा अगैती हो गया, थोड़ा खाद कम पड़ गया, थोड़ा खाद ज़्यादा पड़ गया, या सिंचाई थोड़ी जल्दी कर दी, सिंचाई थोड़ी लेट हो गई। कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं, लेकिन जो कमियां छोड़ते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज इन सब बातों को जानेंगे, जिसमें जो हमारे किसान हैं 90% किसान ऐसे हैं जो इसमें कोई ना कोई कमियां छोड़ते हैं। तो आज जिन पॉइंटों पर ध्यान देंगे, यदि इन पॉइंटों पर आपने ध्यान दे दिया तो आपका जो गेहूं है वो आपके आसपास सबसे ज़्यादा निकलेगा, और आप ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे कतार में होंगे, और आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा, और उसकी जो लागत आएगी वो भी कम आएगी। इसके साथ साथ क्वालिटी भी शानदार मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे भी जो पूरी जानकारी मिलेगी, और पूरी जानकारी जो होती है उससे पूरा फायदा होता है। आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हम, जो मिट्टी की जांच होती है, क्योंकि ज़मीन की जुताई, पलेवा सब जानते हैं किस प्रकार होता है, किस प्रकार जुताई होती है, किस प्रकार पलेवा होता है, किस प्रकार मिट्टी की तैयारी होती है, ज़मीन की तैयारी होती है। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट होता है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो होता है मिट्टी की जांच का, जिस पर जो हमारे किसान हैं 90% किसान ऐसे हैं जो मिट्टी की जांच ही नहीं कराते हैं। जबकि जांच से ये पता लग जाता है कि हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम है, कौन सा ज़्यादा है। उसी के अनुसार हम उसमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स, विभिन्न प्रकार के माइक्रोट्रेंट्स एक संतुलित मात्रा में डाल सकते हैं, जिससे जो हमें उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, सबसे पहले जो हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि जांच का कोई ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं होता है। जबकि जो सरकारी लैब होती हैं उनमें लगभग फ्री में होता है। अब तो प्राइवेट लैब भी काफ़ी खुलनी शुरू हो गई हैं, और आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। उसके बाद गेहूं की बुवाई करें। और दोस्तों, ये हो गई मिट्टी की जांच, जो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है वैरायटी का चयन। तो दोस्तों, जो वैरायटी का चयन है वो हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। विगत वर्षों में जो वैरायटी देखी गई हैं ज़्यादा उत्पादन देती हैं, वो हमें बोनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ध्यान देने योग्य सबसे बड़ा जो नियम है या जो पॉइंट है वो ये है कि हमें बुवाई करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो हम वैरायटी बो रहे हैं वो समय के अनुसार है या नहीं। अर्थात यदि हम अगैती बुवाई कर रहे हैं तो हमें अगैती प्रजाति का चयन करना चाहिए। यदि हम मध्यम में बुवाई कर रहे हैं तो मध्यम वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए, और यदि हम पिछैती बुवाई कर रहे हैं तो पिछैती वैरायटी का चयन हमें करना चाहिए। लेकिन इस पर भी हमारे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इन वैरायटियों में काफ़ी अंतर होता है। जो वैरायटी अगैती होती हैं वो पकने में ज़्यादा समय लगती हैं, जो मध्यम वैरायटी होती हैं वो पकने में मध्यम समय लेती हैं, और जो वैरायटी होती हैं लेट होती हैं, अर्थात पिछैती प्रजातियाँ होती हैं, वो पकने में कम समय लेती हैं। तो सब अपने समय पर यदि बोई जाती हैं तो उत्पादन ज़्यादा मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा, हम गेहूँ, चाहे हमारा 1 महीने गेहूँ लेट सही या हमारा गेहूँ 1.5 महीने लेट सही, जो सारे गेहूँ जो बोए जाते हैं अलग अलग टाइम पर बोए जाते हैं, कोई 1 महीने पहले, कोई 1 महीने बाद, लेकिन जब पकते हैं सब एक साथ पकते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो जो गेहूँ हमने, मान लीजिए जो वैरायटी अर्ली वैरायटी है, अगैती बोने की वैरायटी है, हमने वो पिछैती बो दी, लेकिन पकेगी समय पर, क्योंकि वो पकने में समय ज़्यादा लेती है। लेकिन जब वो पकेगी, अगाई वैरायटी बोने वाली हम पिछैती बोएंगे तो वो ज़बरदस्ती पकेगी, अर्थात
वो गर्म हवाओं से सूखेगी, जिसका खामियाजा होगा कि जो हमें दाने मिलेंगे टुकड़े-टुकड़े मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, कुल मिलाकर उत्पादन कम मिलेगा। तो यही जो बात है कि हमें जो वैरायटी का चयन करना चाहिए, बहुत सोच समझ करना चाहिए और कोई भी प्रजाति बोएँ, हम उसे सही समय पर बोएँ। इसके बाद आती है जो विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनकी संतुलित मात्रा में प्रयोग। जो हमारे किसान भाई गेहूँ बोते हैं, सब जानते हैं कौन-कौन से फर्टिलाइज़र प्रयोग करने चाहिए। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं, अधिकतर ऐसे किसान भाई भी होते हैं जो डीएपी का प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, लेकिन पोटाश नहीं होती। और वो उसके साथ पोटाश के प्रयोग नहीं करते, ना ही वो पोटाश का प्रयोग सिंचाई पर करते हैं और ना ही वो स्प्रे पर करते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे भी होती हैं, तो उनका जो उत्पादन मिलता है वो कम मिलता है और ऐसे खेतों में रोग भी ज़्यादा आता है। तो हमें जो प्रयोग है, जो खादों का जो प्रयोग है, संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसका जो सबसे बढ़िया जो तरीका है, वो है मिट्टी की जाँच। यदि हम मिट्टी की जाँच के अनुसार संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करेंगे, तो हमारा जो उत्पादन तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारा खाद है, वो बचेगा। क्योंकि कुछ पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं ज़मीन में, उनका हम प्रयोग कर देते हैं ज़्यादा। लेकिन जब मिट्टी की जाँच आएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, तो हम उसी के अनुसार कम मात्रा में प्रयोग करेंगे और जो पोषक तत्व कम पाया जाएगा, उसका हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे। तो उससे हमारी ज़मीन को संतुलित मात्रा में उर्वरक मिलेंगे और उससे जो हमारा उत्पादन है, वो बढ़ेगा। और जो किसान भाई बिना मिट्टी की जाँच के बोते हैं गेहूँ, यदि वो डीएपी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये तीनों तत्व बहुत ज़रूरी होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। यदि इनमें एक भी कम रह गया, तो हमें जो पैदावार है, पूरी कभी भी नहीं मिल सकती। इसके बाद बात आती है जो बीज शोधन। तो हमें बीज शोधन भी अवश्य करना चाहिए। ख़ास तौर से जो किसान भाई अपने घर का बीज बोते हैं, उन्हें तो हर हालत में ही बीज का शोधन करना चाहिए। लेकिन मेरा तो ये मानना है, जो किसान भाई बाज़ार से या सरकारी संस्थान से बीज लाते हैं, उन्हें भी बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कंपनी का या किसी दूसरों का पता नहीं कितनी मात्रा में उन्होंने फफूंदनाशक का उसमें प्रयोग किया है या नहीं किया है। तो हमें बीज शोधन अवश्य करना चाहिए और बीज शोधन से जो जानकारी हमारे चैनल पर है, तो उससे आप ले सकते हैं। कई वीडियो इसमें हैं और आगे भी हम आपको समय-समय पर ये जानकारी देते रहेंगे। तो बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद बात आती है बीज के बोने के बाद हमें जो खरपतवार नाशक होता है, प्री इमरजेंस होते हैं, जो उगने से पहले हम प्रयोग करते हैं, उसे अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम गेहूँ बो देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, तो बहुत सारे खरपतवार हमारे उगाते हैं और जब तक हम उन्हें मारने की कोई खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं, जब तक उनका मरने का नंबर आता है, सूखने का नंबर आता है, तब तक तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता है और बहुत बड़ी मात्रा में वो नमी हमारे पानी की ले लेते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व ले लेते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लेते हैं, जो हमारे पौधे जिससे वंचित रह जाते हैं, जिसका खामियाजा होता है कम उत्पादन। तो हमें बुवाई के 24 घंटे के अंदर एक पेंडामेथिलिन दवाई आती है, जो 30% के रूप में होती है, उसे आप 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं, तो आपके जो खेत में हैं विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं, वो उगेंगे नहीं। इसमें खास बात इस ध्यान देना चाहिए कि जो हमें स्प्रे करना है, वो पीछे हटते हुए करना है। पीछे हटते हुए क्या करना है? क्योंकि जब हम आगे स्प्रे करते जाएंगे, उसके बाद हमें उस पर जो स्प्रे की जगह है पैर रखेंगे, तो उसकी जो एक परत बनती है वो टूट जाती है और जहाँ पैर रखा जाता है वह खरपतवार उग सकते हैं, जिससे हमें जो नुकसान है
वो हो सकता है। तो ये कोशिश करें कि पीछे हटते हुए ये खरपतवारनाशक का प्रयोग करें। इसके बाद आती है सिंचाई। जो हम पहली सिंचाई करते हैं उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। सबसे पहला तो ध्यान हमें ये देना है कि जो हम बुवाई करते हैं उसके 21 से 25 दिन के अंदर हम सिंचाई अवश्य कर दें। अब 21 और 25 दिन में क्या अंतर है कि जो ज़मीन हमारी हल्की होती है उनमें जो हमें करना चाहिए वो 21 दिन में सिंचाई करनी चाहिए, और जो ज़मीन हमारी भारी हैं उनमें हमें 25 दिन में सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई के समय सभी जानते हैं कि उस समय जो नाइट्रोजन अवश्य देनी है, उसमें जो यूरिया है उसका प्रयोग पहली सिंचाई पर अवश्य करना है। और उसके साथ यदि हम जिंक का प्रयोग कर लेते हैं या विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर लेते हैं तो उससे जो हमारा जो कली निकलने की संख्या है वो बढ़ जाती है, और जो हमारा पौधा है उस पर कलर भी तेज आता है, पत्तियां चौड़ी होती हैं, और जो पौधे का जो विकास है वो संतुलित विकास होता है, एक समान विकास होता है। ऐसे नहीं कि पौधा एकदम बढ़ गया, पतला होकर बढ़ गया। पौधा चलता है, मोटा होकर चलता है, मजबूत होकर चलता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के रोग नहीं आते हैं, और पौधे की जो ढहने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। अर्थात हमारा जो पौधा है वो ढहता नहीं है, जिसका जो उत्पादन हमें ज़्यादा मिलता है। और इसके बाद हम यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि हमारे किसान भाई प्री इमरजेंस अर्थात उगने से पहले विभिन्न प्रकार के जो खरपतवारनाशक हैं उसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं और हमारे खेत में खरपतवार उगाते हैं तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे खेत में संकरी पत्ती के खरपतवार हैं तो संकरी पत्ती की दवाई लगानी चाहिए, और यदि हमारे खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो चौड़ी पत्ती को मारने वाले खरपतवारनाशक लगाने चाहिए। यदि दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो दोनों प्रकार के जो खरपतवारनाशकों को नष्ट करने की दवाई आती है उसे लगानी चाहिए। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर है तो आप देख सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद समय समय पर सिंचाई सभी किसान भाई जानते हैं ध्यान देना चाहिए। और एक उस समय जब हमारा खेत गवोट की अवस्था में आता है, गावे की अवस्था में आता है, अर्थात बाली निकलने की जो अवस्था होती है उस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे खेत में कोई कीट तो नहीं लगा है, कोई फंगस का रोग तो नहीं लगा है। यदि लगा है तो उचित कीटनाशक या उचित फंजीसाइड लगा देना चाहिए, जिससे हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। और दोस्तों सबसे बाद में जो बात है वो ये है, जब हमारा गेहूं पककर तैयार हो जाता है, हार्वेस्टिंग का समय जाता है, तो हार्वेस्टिंग बिल्कुल समय पर करनी चाहिए, क्योंकि यदि हार्वेस्टिंग समय पर नहीं होती है उससे भी हमें नुकसान होता है। यदि इन सब बिंदुओं को हम ध्यान देंगे तो हमें जो उत्पादन मिलेगा हर वर्ष से पिछले वर्षों से ज़्यादा मिलेगा और हमारा जो मुनाफा है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।